बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें मुल्क की मईशत और सियासत पर बहस हुई। काबीना ने मुतफ़िका फ़ैसला किया कि जो 35 अद्वियात की कीमतें हैं इनमें इजाफा नहीं किया जाएगा। इजाफे की समरी पुटअप की गई थी जिसे मुस्तरद कर दिया गया और साथ में ये भी इंस्ट्रक्शंस दी गई कि किसी भी अशिया की कीमतों में इजाफा मेडिसन का वो काबीना की मंजूरी के बगैर नहीं किया जाएगा। फिर एक और अहम फैसला भी किया, शहजाद अकबर समेत जो साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब थे इमरान खान साहब के, उन समेत 10 अफराद का नाम ECL एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फ़ैसला किया गया है, जबकि 22 अफराद का नाम ECL से निकालने का फ़ैसला भी सामने आया है। इसके साथ साथ हम काबीना इजलास के अलावा जो एक और बात जो बहुत अहम आज सामने आई वो लसबेला हेलीकॉप्टर जब हादसा हुआ उसके बाद हमने देखा कि एक जहरीली सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई गई और इस हवाले से फिर तहकीकात की गई, उसके ताने बाने जाकर जुड़े और फैसला आज किया गया है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा बिलखसूस हैंडलर्स उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी, क्योंकि तहकीकात के दौरान इस चीज़ का भी इंकिशाफ हुआ है कि इसमें भारतीय अकाउंट्स भी इस्तेमाल हुए हैं पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ जहरीली मुहिम को चलाने में, इसको तौसीह देने में। तो इस हवाले से भी हम आज की नशिस्त में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जो साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं शहबाज गिल साहब, उनसे मुतल्लिक़, क्योंकि खान साहब ने कल एक इंटरव्यू में बात की थी और कहा था कि शहबाज गिल साहब को बराना करके उन पर तशद्दुद किया गया है। आज उनकी स्टेटमेंट से बिल्कुल बरअक्स स्टेटमेंट जो वज़ीर दाखिला पंजाब हैं कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट उनकी सामने आई है कि उन पर जेल में किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया शहबाज गिल साहब पर। तो इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आज की जो हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। वी हैव अ वेरी पर्टिनेंट पैनल। राना एहसान अफजल खान साहब, आप कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाहौर से DSNG लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, साबिक मामले खसूसी वज़ीर आज़म आप रह चुके हैं PTI के दौर में, PTI के मरकज़ी रहनुमा लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया चीमा साहब। शर्मिला फारूकी साहबा, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली सिंध पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा, आपका भी बहुत शुक्रिया शर्मिला साहबा। मैं गुफ्तगू का आगाज़ राना एहसान साहब से करूँगा। राना एहसान साहब, ये जो खबर मैंने इब्तदाइये में पढ़ी कि वफाकी काबीना ने फैसला किया कि 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, तो गुमान ये भी था कि शायद जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, कल हुआ था 6 रुपये 72 पैसे, उसको भी अगर मुस्तरद कर दिया जाता तो मेरे समेत बहुत से लोगों के चेहरों पे इस वक्त जो खुशियाँ हैं वो बड़ी वाज़ेह होती। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप चूँकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब के हमरा थे, व्यूअर्स को बताइएगा क्यों कर ये नागुज़ीर था कि जबकि एक मेरे जैसे आम फहम वाला आदमी की सोच ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में कमी आ रही है तो हमारे भी यहाँ भी उसका इम्पैक्ट आएगा, यहाँ पैसे 6 रुपये 72 पैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया। देखें अनवार साहब, मुझे भी दुख हुआ था जब पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफा अनाउंस किया गया। जाहिर सी बात है, ख्वाहिश यही होती है कि चीज़ें सस्ती हों, महंगी ना हो। लेकिन देखें एक बड़ा इसकी बेसिक सी लॉजिक है। पेट्रोल की कीमतें मिसाल के तौर पे क्रूड ऑयल अगर $50 पे आ जाता है तो उसको $50 का जो क्रूड है उसको पाकिस्तान पहुंचने में, जब आप LCs खोलते हैं पाकिस्तान वो पहुंचेगा, रिफाइनरीज में जाएगा और फिर वो पेट्रोल बन के पेट्रोल स्टेशंस में आएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, वो 15 दिन हो, महीना हो, ये एक लैग होता है। देखें फिर दूसरा, पेट्रोल की कीमतों का जो उसको कैलकुलेट करने का जो मैकेनिज्म है वो पिछले 15 दिनों की एवरेज डॉलर प्राइस ली जाती है। वो आपने देखा कि डॉलर जो था वो 250 के लगभग जो है वो गया और बहुत सारी जो LCs रिटायर हुई पेट्रोल की वो उस कीमत के ऊपर हुई। तो फिर प्लाट्स का एवरेज आप लेते हैं 15 दिन का, तो ये जो प्राइस मैकेनिज्म है ये इसके अंदर जो है वो गुंजाइश नहीं निकली। लेकिन मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में जो डॉलर में हमें बेनिफिट हुआ है, जो हमने रिवर्सल किया है डॉलर्स का, और जो क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आई हैं आलमी मंडी में, उसका जरूर इम्पैक्ट आएगा, आवाम को मिलेगा। ये थोड़ा सा एक डिले होता है 15 दिन महीने का, वो डिले चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ अगले 15 दिन ये जरूर एक डिफ्रेंसिएशन होगी।
क्योंकि मरियम नवाज साहब ने देखिए- बड़ी अवामी पोजीशन ली है और उन्होंने कहा है कि इस फैसले की वो तायद नहीं कर सकती जो पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ बज़ाहिर नजर आए। देखिए, मैंने तो खुद कहा, मुझे भी दुख हुआ कि पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज होगी, लेकिन देखें कुछ चीज़ें हमें पेट्रोल पे शायद हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। जो पेट्रोल है उसकी कीमत पॉलिटिकल फैसला नहीं होना चाहिए, पेट्रोल की कीमत एक टेक्निकल फैसला है। कोई अवाम का देखिए- अवाम के जज्बात को भी थोड़ा सा बीच में शामिल अगर कर लिया जाए। देखें, पेट्रोल की सियासत इमरान खान ने की, उसको सस्ता किया और इस मुल्क को जो एक आपके पास फिस्कल स्पेस मौजूद नहीं थी उसको खसारे में तब्दील करके मुल्क के ऊपर 20,000 अरब का कर्जा चढ़ा के 1500 अरब का सर्कुलर डेट में इजाफा करके 1400 अरब का आपने जो है वो गैस के मद में जो कि होता ही नहीं था सर्कुलर डेट इजाफा करके आपने इस मुल्क को दिवालियेपन की तरफ धकेला। आज अगर हम वही फैसले करते हैं कि जहां हमें लगे कि हम आवाम को वो रिलीफ दे दें जो हमारी स्पेस अलाउ नहीं करती, तो हमें थोड़ी सी जिम्मेदारी से इकोनॉमिक फैसले करने में समझता हूं ये रिलीफ आएगा, आवाम का हक है, आवाम को मिलेगा, शायद 2 हफ्ते बाद मिल जाए। ये बात आपकी शायद रिकॉर्ड हो रही है, फिर ये जी, भी ना हो कि 2 हफ्ते बाद अगर ऐसा ना हो तो फिर देखिए- देन यू आर इन द डॉक, क्योंकि वो तो होता है ना। ये तो आपकी बात तो रिकॉर्ड होगी। बात के मैं जमशेद चीमा साहब के पास जाऊंगा आपकी इजाजत से। चीमा साहब, सर आप क्या कहेंगे? राना एहसान अफजल साहब वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल पे सियासत नहीं होनी चाहिए। हमने देखा पीटीआई हमाद अजहर साहब ने भी क्रिटिसाइज किया, फिर मैं शर्मिला साहबा के पास जाऊंगा, आसिफ जरदारी साहब ने भी तशवीश का इजहार किया है। आपकी मैं राय लेना चाहूँगा, आप इन तमाम चीज़ों को बड़ी बारीक बीनी से समझते हैं। आप समझते हैं कि हमारा एक मैकेनिज्म है, प्राइस मैकेनिज्म, उसकी वजह से ये इजाफा नागुज़ीर था और हमारी जो जैसे कल भी बात हो रही थी इकॉनमी को सियासत से अलहदा रखना चाहिए। योर टेक जमशेद इकबाल चीमा साहब। देखिए, सारी सियासत इकोनॉमी के गिर्द घूमती है। ये बात बिल्कुल अजीब सी है कि इकोनॉमी को सियासत से इरादा रखना चाहिए। ये सियासी फैसला होता है कि आपने, ये कमर्शियल फैसला होता है। कमर्शियल फैसले सारे ही सियासी फैसले होते हैं। सियासत है क्या? सियासत है कि आपने किस पे टैक्स लगाना है और किस से लेना है और किसको देना है। ठीक। तो किससे लेना है ये कमर्शियल फैसला है और ये सियासी फैसला भी है, और किसको देना है ये भी कमर्शियल फैसला भी है और सियासी फैसला भी है। लिहाजा जो बंदा ये कहता है कि इसको इकोनॉमी को सियासी फैसला नहीं, वो बिल्कुल ही आप कह रहे हैं शायद उसे इकोनॉमी का पता नहीं है, ये सियासत का पता नहीं है, दोनों का पता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात राणा साहब, देखिए मैं समझता हूँ कि इसमें जो सच और झूठ है, दूसरा ने कहा ये तेल की कीमत टेक्निकल फैसला है। तेल की कीमत टेक्निकल फैसला नहीं है। तेल की कीमत हमेशा फैसला होता है, कमर्शियल फैसला है कि किस चीज से आप टैक्स ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, किस चीज से आप प्रोडक्शन बेहतर कर सकते हैं, किस चीज से आप एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में, प्रोडक्शन का, ट्रेड का और यू कैन से रोजगार का, फिर ग्रोथ का, फिर लोगों की वेलबीइंग का एक बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मसलन अभी इन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी हमने कर्जे लिए थे। देखें, हम जब मार्च में हम छोड़ के गए तो मार्च में 300 अरब का माहाना कर्जा पड़ा और पिछले महीने जुलाई में जो कर्जा पड़ा वो 3100 अरब का पड़ा। फिर ये आज सुबह मैं मुस्लिम के किसी लीडर का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि हमारी गवर्नमेंट ने 20,000 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं। आपका एक महीने में 3100 अरब रुपए कर्जा बढ़ गया है, तो आप अंदाजा करें कि जाएंगे कहाँ, किस तरफ जा रहे हैं, और फिर भी प्राइड लेते हैं। दूसरी बात आ गई तेल की कीमत। जी, तेल की कीमत के हवाले से देखें, ये जो है ना इशू जो है जिसपे कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले करने और ठीक हो जाएंगे, ठीक होते हैं कि आपके प्रोडक्शन सेंटर कितना काम करते हैं। अगर आपके प्रोडक्शन सेंटर काम नहीं करते तो आपकी आप कह रहे हैं कि सर्विस सेक्टर भी बैठ जाता है और आपकी पूरी इकोनॉमी बैठ जाती है। प्रोडक्शन सेंटर आपके 3 हैं, 3 प्रोडक्शन सेंटर है। एक आपका ज़राअत है, एक आपकी इंडस्ट्री है और एक आपके प्रोडक्शन सेंटर ओवरसीज 1 करोड़ लोग बाहर गए हुए हैं। ठीक है। तीनों सेंटर्स को आपने हिट कर दिया कि जो आपका रॉ मटेरियल जो ज़राअत में इस्तेमाल होता है, खाद है और डीजल है, दोनों की कीमत जो है कि दोनों तकरीबन 35% कम इस्तेमाल हो रहे हैं। डीएपी 37% कम इस्तेमाल हो रही है और जनवरी में जो पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल हो रहा था वो था 22 लाख टन। 22 लाख टन से कम हो गए 14,40,000 टन रह गए जुलाई में, मतलब उसका इस्तेमाल को 35% कम हो गया। फिर तीसरी आगे बात देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जुलाई में पिछले साल पैदा हुई थी 25,000 मेगावाट, इस साल चीमा साहब इलेक्ट्रिसिटी पे हम आते हैं, जरा पेट्रोल का आपने नुक्ता उठाया है। अच्छा, अब जब आप मैं शर्मिला साहबा का भी इनपुट ले लेता हूँ। एक मिनट
आपसे बात कर रहे हैं। जी जी जी। मैं कह रहा हूँ कि जब आपका रॉ मटेरियल की कंजम्पशन कम हो रही है तो फिर आपको टैक्स बढ़ाए बगैर चारा नहीं है। आप टैक्स पूरा करने के लिए आपको टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, और यही इन्होंने किया है कि तेल की जब कंजम्पशन कम हो गई है टैक्स उस तो पर बढ़ाया ही बढ़ा नहीं के है। इन्होंने दुनिया में ना हमने लेवी बढ़ाया ना टैक्स बढ़ाया ठीक इस है। कीमत में। एक मिनट, राणा साहब पहले बढ़ा चुके हैं, आपको लेवी भी बढ़ा चुके हैं, पिछले 15 दिन पहले भी आपने लेवी बढ़ाई थी। नहीं, इस दफा लिहाजा ना टैक्स आपने- बढ़ाया ना लेवी बढ़ी है। मैं इस दफा की बात ही नहीं कर रहा। इस दफा तो दुनिया में आपका तेल 14-15% कम हो गया, 14-15% का जो आपने, और फिर डॉलर भी नीचे आया, उसका जो आपने बेनिफिट देना था वो नहीं दिया, आपने नहीं दिया, तो इसका वो मतलब है अगली दफा आएगा बेनिफिट। अगली दफा भी नहीं आएगा, अगली दफा भी नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। चले अच्छा, ये सर, है, आपका नुकता क्या रहेगा? आपका बिल्कुल, मैं आपका जो नुकात है, अहम में नुकात है चीमा साहब आपने उठाए हैं। मैं अब शर्मिला साहबा के पास जाता हूं सर, आपके पास फिर मैं दोबारा लौट क्योंकि शर्मिला साहबा अस्सलाम वालेकुम। मैम, आप इस हवाले से बताइएगा, जरदारी साहब ने भी तशवीश का इजहार किया और उनका हम हुकूमत के साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं, लेकिन इस मामले पर उनसे बात की जाएगी। क्या कहेंगी आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या कहेगी इस मामले पर? जाहिर बात है पीपल्स पार्टी का भी ये मानना और कहना, और हर हुकूमत, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, इवन PTI हो, जो भी हुकूमत आती है उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती है, उनका यही होता है कि मैक्सिमम बेनिफिट आवाम को पहुंचे, क्योंकि उनके वोटों से आते हैं। क्या कहेंगे इस नुक्ते पे आप? शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, इसमें तो मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं है कि पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो इसका एक ओवरऑल जो एक महंगाई के ऊपर जो एक असर पड़ता है वो मैं अगर कहूँ कि भयानक है तो ये एक बहुत ही सॉफ्ट वर्ड होगा, क्योंकि पिछले कई माह के अंदर जो मुसलसल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रही हैं, लोगों के लिए हर चीज सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, एवरीथिंग राइज। ठीक। तो अगर आप एक तरफ कोई रिलीफ दे भी रहे हैं और दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा कर रहे हैं, तो वो आप किसी भी किस्म का जो रिलीफ है उसको मिटिगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, गो के ये एक कोalition गवर्नमेंट है, PDM की गवर्नमेंट है, लेकिन इस किस्म के फैसलों में जहाँ पर आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ता जाएगा, उसको हम किसी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक। पीपल्स पार्टी तो इज वेरी क्लियर। हमने तो एक लॉन्ग मार्च की थी कि महंगाई का खात्मा हो, और हमने यही कोशिश की थी कि जब नई गवर्नमेंट आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ लोगों को दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली कुछ हालात और मामला ऐसे रहे कि माजी की हुकूमत ने कुछ ऐसे अनप्रेसिडेंटेड फैसले लिए और ऐसे अनशेड्यूल्ड इक़दामात उठाए जिनकी कोई फाइनेंशियल बैकिंग नहीं थी, और जाहिर बात है दे वर अबाउट टू फॉल अपार्ट। और इस वजह से IMF के पास जाके मजीद नेगोशिएशंस करना, और बहुत टफ नेगोशिएशंस करना, कुछ कंडीशनैलिटीज हैं जिनको आवाम के ऊपर जाहिर बात है कि बोझ आया है बजट में भी और उसके बाद भी। ठीक। और इसी तरह के अब जो पेट्रोल की कीमत मजीद जो बढ़ाई गई है, वो एक देखिए कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करेगा, नोबडी सपोर्ट दैट। अनफॉर्चुनेटली फॉर द गवर्नमेंट के उनको ये मुश्किल हालात से करना है। आई एम श्योर कि दीज आर अनपॉपुलर डिसीजन बट प्रॉब्ली नीडेड एट दिस पॉइंट इन टाइम। वो खुद भी शायद इसको डिफेंड ना कर पाए, ठीक। ये बहुत मुश्किल बात है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि ज़ाहिर बात है कि कोशिश होगी, और अब जो ब्रीदिंग स्पेस इतनी नहीं फाइनेंशियल में चाहूँगा। राना एहसान साहब, जो नुकात उठाए चीमा साहब ने कि इसके क्या इसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आपका कॉमर्स का भी बैकग्राउंड है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे कवर अप किया जाएगा। ज़ाहिर बात है आप लोगों की तो जो एक मुस्तनद बात है कि एक तजर्बाकार टीम है, तो अब एंड वी डू अंडरस्टैंड कि IMF को 29 अगस्त को मीटिंग भी होनी है, तमाम चीज़ें उनसे नथी हुई हैं। नहीं अनवार साहब, ये जो डॉलर में रिडक्शन हुई है, जो बेहतरी, रुपए की स्ट्रेंथनिंग हुई है, देखें ये मुल्क जो है इसको दिवालियेपन के पास धकेला गया, एक दलदल माशी दलदल में फेंक के इमरान खान गया था, और इमरान खान खुद कह रहा था कि ये चौथे नंबर पे मुल्क है जो डिफॉल्ट होने जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ये श्रीलंका बना देंगे। तो आज हमने डॉलर को वापस लेके आए, 213 पे आ गया, रुपए को हमने स्ट्रेंथन किया। आज आपका जो बॉन्ड यील्ड्स थी, देखें आपका पाकिस्तान का बॉन्ड 70 पैसे पे बिक रहा था, 50 पैसे पे बिक रहा था, यानी कि आप बाहर से $1 नहीं रेज कर सकते थे मार्केट से। आज आपकी बॉन्ड जो है वो 96 पैसे पे आ गया, यानी कि आपकी जो बॉन्ड की यील्ड्स हैं वो 50% पे आ गई थी, डिफॉल्ट का रिस्क था, आज वो 17% पे आ गई हैं। तो ये आपने टर्न अराउंड किया है, स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हैं, आपने इस मईशत को इस्तेहकाम दिया है जिसको ये एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस में छोड़ के गए। अब
ये जो आपकी, मैंने भी कहा, मुझे भी दुख हुआ पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होंगी। जो आपकी रुपए की स्ट्रेंथनिंग है, जो आपकी क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में कमी है, ये मैंने आपको बताया एक लैग है, एक थोड़ा सा लैग होता है। अगले 15 दिन में इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। मैं समझता हूं कि हमने एक पहला हमारा टारगेट था कि इस मुल्क को जो है हम दिवालियेपन से बचाएं, वो मैं समझता हूं काफी हद तक अब क्लियर हो गया है। अगला हमारा टारगेट होगा कि हम महंगाई को जो है इस जिन को काबू करें, और इसकी तरफ हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये भी हम जो मरहला है इसको भी हम कवर करेंगे और इसको बेहतरी में लेके आएंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा, देखें, यहां एक जमात है जिसने, मैं फिर रिपीट करूंगा, 20,000 अरब के कर्जे लिए। कोई एक, वो कह रहे हैं आपने इससे ज्यादा कर्जे लिए, अभी क्या चीमा साहब कह रहे थे। देखें, कोई एक नहीं, वो तो पता चल जाएगा कितने लिए कितने नहीं लिए, लेकिन एक ये जो फ्री फॉल था उसको रोका गया। यहाँ जो मार्कअप रेट्स बढ़ाए गए हैं उससे जरूर इम्पैक्ट पड़ा है, आपकी डेट पेमेंट्स इंक्रीज हुई हैं। इंशाल्लाह ताला हम ये स्टेबलाइजेशन से जब निकलते हैं तो हम इन सारी चीज़ों के रिवर्सल के ऊपर जाएंगे। लेकिन जहाँ इस मुल्क को खोखला किया गया सर्कुलर डेट के जरिए, गैस के सेक्टर में डेट के जरिए आपने, तो उन चीज़ों को आप स्टेबलाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं समझता हूँ हमने स्टेबलाइज कर लिया है किसी हद तक। अगला टाइम जो है वो महंगाई को काबू करने का है, और हम जरूर इसके ऊपर। अच्छा चीमा साहब, मैं ऐसे आपसे जानना चाहूंगा कि जाहिर बात है आप भी इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, राना एहसान साहब भी और शर्मिला भी, तो ये सर अगर हम गुफ्तगू को जरा सोल्यूशन बेस्ड कर लें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों नहीं कर लिया जाता? क्या चीज उसके आड़े है? आपके पास जो सजेशंस हैं, जो तजावीज़ हैं, वो इनके सामने रखें, ये आपके सामने रखें। शर्मिला साहिबा की जमात कोलिशन पार्टनर है, लेकिन वो भी अपना एक पर्सपेक्टिव ऑन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग पर रखे, सर जोड़कर बैठ जाए। सारा मुल्क साझा है, तो क्या वजह है कि 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हैं? सर बात करें इस मौजू पे, आपकी जो तजावीज़ हैं वो ये कुछ मानेंगे, कुछ आपकी मानेंगे, मामला आगे बढ़ेगा। क्यों नहीं कर लिया जाता मिसा की मईशत? गवर्नमेंट के 2 बंदे बिठाए हुए हैं, तो आप थोड़ा टाइम बराबर कर दें। ये है कि आप टाइम बराबर करने दें। अच्छा, पहली बात तो ये कि राणा साहब ने मानी मेरी बात कि 20,000 अरब का कर्जा हमने बढ़ाया। आपने बढ़ाया? हाँ, हमने बढ़ाया, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ, हमने 20,000 रुपए का कर्जा बढ़ाया। 20,000 का कर्जा बढ़ाया हमने 43 महीनों में। 43 महीनों में अगर 20,000 का कर्जा, अरब का कर्जा बढ़ा तो बनता है 450 रुपए पर मंथ। अब इन्होंने पिछले महीने बढ़ाई 31 अरब, हम ले रहे थे। मुझे नहीं पता ये फिगर ठीक है या नहीं ठीक। अच्छा 450 अरब, और इन्होंने बढ़ाया 31 अरब बढ़ाया। और फिर मार्च के अगर देखें, मैं कह रहा था 30 अरब मार्च में करता था हमारा जो बढ़ा, तो इन्होंने बढ़ाया 31 अरब। अब इसके बावजूद अगर ये कहते हैं कि ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इन्होंने अरेस्ट कर लिया ट्रेंड जो है, जो डाउनफॉल का था, और अब इन्होंने इकोनॉमी को संभाल लिया है, तो उसका इसका एक और फिक्रा देख लें कि जब मार्च में या फरवरी में यहाँ पे 22 अरब डॉलर के आप कह लें कि डिपॉजिट थे, वो अब आगे 13 अरब थे। नहीं थे, अगर ये 22 अरब थे चीमा साहब? नहीं थे। अरे एक मिनट यार, एक मिनट, आप तो ब्रेक है ना, आप तो ब्रेक है ना, प्लीज मुझे और राणा साहब बात करना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी रिसेंट पिछले 5 हफ्ते में पाकिस्तान के जो रिजर्व कम हुए हैं वो 2 अरब के कम हुए हैं, और पिछले हफ्ते में 652 मिलियन रुपए का मिलियन डॉलर के रिजर्व कम हुए हैं। अच्छा। अब पिछले 5 हफ्तों में कौन सी पेमेंट हुई है, और पिछले 1 हफ्ते में कौन सी पेमेंट हुई है कि जिसकी वजह से आपको चाइना से भी रोल ओवर मिला, आपको सऊदी अरब से भी आप करें कि तेल की आपका मिला कर्जा उधार सेफ डिपॉजिट्स में जगह से भी आपको मिले। अच्छा, बाकी जगह मिले, तो फिर भी अगर आपके 2 अरब डॉलर के डिपॉजिट कम होते हैं 5 हफ्तों में, तो फिर आपके स्टैंड को अरेस्ट करने की या बचाने की बात इसका मैं जवाब दूं। इमरान खान ने बात की थी, इमरान खान साहब बात की थी कि ब्लूमबर्ग ने क्या किया, वो 2 महीने बाद की थी जब डिफॉल्ट को जा रहा था, और उसी तेजी से जा रहा है। और तीसरी बात इसमें देखें, जब आपके रिजर्व कम हो रहे हैं तो फिर भी आपका डॉलर 30 रुपए कम हो गया है, तो देखें इसमें एक बात जस्ट खबर सुनना। जिस दिन हम गए थे तो पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यूएशन थी 0.98% पे, 0.98% के रियल उसकी वैल्यू, और जो पाकिस्तान में जो अपना वर्ल्ड बैंक की इवैल्यूएशन के मुताबिक वो 2% का फर्क था। और पिछले दिनों इसमें फर्क था 18% का। 18% का फर्क था, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान का जो डॉलर है, रुपया है, ये डॉलर जो है 190 रुपए का होना चाहिए। 190 को 240 में जो लेके गए, उन्होंने दिहाड़ी लगाई, दिहाड़ी लगा के वापस ला के उससे शाबाश मांगे कि हमें दिहाड़ी लगा ली, हमने 240 का कर लिया। और फिर 240 का हुआ राणा साहब एक दिन हुआ, तो एक दिन में कितनी एलसी खुल गई थी कि जो आप सारी उम्र आप तेल महंगा बेचेंगे आवाम को। भाई ये तरीका नहीं है। दूसरी बात है कि आपने कहा कि मिसाके मैशत जो है, हर जो पार्टी है, पार्टी का मंशूर ही मैशत के गिर्द घूमता है कि हम अपने आवाम से ये लेंगे और ये देंगे और इस तरह देंगे और इस तरह खुशहाली लाएंगे।
मिसाके मीशत अगर आपने सारी पार्टी में एक कर लिया तो इसका मतलब है कि सारी पार्टियों में फर्क ही कोई नहीं। सर फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूं चीमा साहब, आप डिटेल्स में जा रहे हैं, मैं बुनियादी फंडामेंटल्स की बात करूं कि उस पर इत्तेफाक हो जाए, फिर बेशक आपकी जो उसकी डिटेल्स है उस पर इख्तलाफात हों। हमेशा हमेशा मिसाक होता है पॉलिटिकल मामला पे, पॉलिटिकल मामला पे मिसाक होता है, मैशत से मिसाक कभी नहीं दुनिया में सुना। इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इन 193 कंट्रीज। अच्छा। कभी नहीं मैशत मैशत होता, मिसाक होता है पॉलिटिकल मामला पे, और आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी चाहिए यहाँ पे, फिर आपकी इकोनॉमी ठीक होगी। ठीक है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप लोगों को जेल में रख के, लोगों पे दहशतगर्दी के पर्चे करके, एक नाजायज कब्जा करके, वोट खरीद के, आप हुकूमतें उल्टा के, अमेरिका को ओबे करके नहीं ला सकते। अवाम के अगेंस्ट जाके आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। आप रूल ऑफ लॉ को यहाँ लेके आए, आप यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जो मैंडेट ले वो परफॉर्म करे, दूसरों को सपोर्ट करें, ये होगी पॉलिटिकल मिसाक। पॉलिटिकल मिसाक जब होगा तो उसके बाद यहाँ पे मैशत में बेहतरी आएगी, उससे पहले बेहतरी नहीं आ सकती। सबसे पहले ये कि हम यहाँ जमहूरियत लेके आए। ठीक है। जमहूरियत में मैंडेट को माना जाता है, और मैंडेट जो है फ्री एंड फेयर होता है, पाक होता है, पोल्यूटेड नहीं होता, उसमें रिगिंग नहीं होती, उसमें धांधली नहीं होती। ठीक है उसमें कहीं सर, ये तो जबरदस्ती- एकेडमिक बातें, जाहिर बात है, कौन सा जो मैंडेट है वो हमेशा से साफ और शफाफ ही होना चाहिए, उसमें तो पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। मैं शर्मिला साहब आपसे जानना चाहूंगा, शर्मिला साहब वो कह रही है ये तो कॉन्सेप्ट ही एलियन है, मिसाक मैशत तो कहीं होता ही नहीं है 193 कंट्रीज में, चीमा साहब ने कहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एडवोकेट करती हैं कि इकोनॉमी पे पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान समझौता होना चाहिए, एक सफ़े पे हो कि इन मामलात को, चाहे आपकी हुकूमत है, PMLN की है या PTI की है, बेसिकली फंडामेंटल्स जो है उनको इस तरह लेकर आगे बढ़ना है। जैसे सर्कुलर डेट चीमा साहब कह तो रहे हैं, लेकिन हर हुकूमत आती थी, वो गर्दिशी कर्जा बिजली के बिल में, हमें ज़बानी याद हो गया, हालांकि हम एक्सपर्ट नहीं है, हर हुकूमत छोड़कर जाती है गर्दिशी कर्जा। हम अब गैस के सेक्टर में गर्दिशी कर्जा, पहले बिजली के सेक्टर में, हर हुकूमत खसारे का बजट देती है, हर हुकूमत की आमदन कम और अखराजात ज़्यादा है। ये तो हर आमदी जबान ज़द-ए-आम है मामलात, तो इसमें क्या इख्तलाफ है? इसका मतलब पॉलिसियाँ कमोबेश एक जैसी ही है ना, जिसकी वजह से ऐसे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं। शर्मिला साहिबा। देखिए, एब्सोल्युटली मैं इस बात पे 100% एग्री करती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, अब वो पॉलिटिकल पार्टीज जो वाकई पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए काम करना चाहते हैं, तो कोई हुकूमत आए, कोई हुकूमत जाए, तसलसल ऑफ पॉलिसीज होना चाहिए जी। प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव जो आवाम की बेहतरी के लिए लिए गए, सोशल सेक्टर के जो प्रोग्राम्स है, उनका तसलसल होना चाहिए। कोई भी हुकूमत अपना एजेंडा 5 साल में पूरा नहीं कर सकती। अगर 5 साल बाद दूसरी हुकूमत आ जाती है और वो पिछले लगाए हुए प्रोजेक्ट को बंद कर देती, ना सिर्फ पैसे का नुकसान होता है, बल्कि अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो वो भी बीच में अगर आके बंद हो जाए तो लोगों को भी नुकसान होता है। तो व्हाई नॉट, अगर आपने लोगों के लिए काम करना है और ताकत का सर चश्मा आप आवाम को समझते हैं, और हर हुकूमत आती है, हर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में ये है कि हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें लोगों को रिलीफ देना है। अगर सबका यही मैनिफेस्टो है, यही मंशूर में शामिल है, तो क्यों नहीं साथ बैठ के एक बात तय कर लेते हैं कि आपकी पॉलिसीज के ऊपर इख्तलाफात हो सकते हैं, एक दूसरे को बेशक आप नापसंद करें, लेकिन अगर आप सब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को आपने आगे लेके चलना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बियॉन्ड पॉलिटिकल डिफरेंसेस आप सब साथ बैठ जाए और एक फैसला करें ठीक। कि आपने इस मईशत को हर हाल के अंदर बेहतरी की जानिब लेके जाना है, और उसका तरीका यही है कि इर्रिस्पेक्टिव हु कम, देखिए ना, 3 साल इमरान खान की हुकूमत रही, वो चले गए, अब CPM की हुकूमत आ गई है, तो आपने ये फैसला करना है कि अगर कोई अच्छे प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, नहीं हुए, वो आगे लेके चलने। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी। हो गया, उन्होंने उसका नाम तब्दील करने की कोशिश की, और जो एहसास प्रोग्राम के नाम से, जी एहसास, हाँ, जो कि वो नहीं हो सकता था, वो बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वो नाम दिया गया है, लेकिन वट एवर इट इज, उसको आगे लेके चला गया बिकॉज वो एक अच्छा सोशल सेफ्टी नेटवर्क का प्रोग्राम था जिसको दुनिया ने सराहा। ठीक। और वो मार्जिनलाइज और जो गरीब तरीन खवातीन थी उनकी कुछ ना कुछ दाद रसाई कर रहा था, तो उनको आगे लेके चल। इसी तरीके से देखिए और सर लेडी हेल्थ वर्कर्स, शहीद मोहतरमा बीबी भुट्टो साहिबा ने शुरू किया। आज आप देखिए लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो एक इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया था,
they are the biggest, on ground, वो एक they're the biggest force even in एंटी पोलियो कैंपेन्स और दीगर चीजों के अंदर, इवन कोविड के अंदर वो सबसे बड़ी फोर्स थी। ये ऐसी चीजें होती हैं कि कोई हुकूमत आ जाए, इनको नहीं खत्म होना चाहिए। और बैठे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि किस तरीके से आपने मुश्किल हालात से पाकिस्तान एग्जैक्टली मेरा नुक्ता यही था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाए कि जो ख्यालात हैं उनका तबादला हो। राना साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सर ने 14 अगस्त के मौके पे कहा था मिसाकी मईशत नुक्ता आगाज हो सकती है डायलॉग की। आप समझते हैं कि डायलॉग होना चाहिए इस पे? चीमा साहब की और मैं फवाद चौधरी साहब को भी सुन रहा था, वो भी कहते हैं कि ये जो है हर पार्टी का अपना एक इकोनॉमिक मंशूर होता है, आप कैसे बैठकर इस पे कोई पैक्ट कर सकते हैं? तो सियासी मामला पे हो सकता है। देखिए, शर्मिला ने बड़े पर्टिनेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है जिसके ऊपर आप एग्री कर जाते हैं। 22वां प्रोग्राम है IMF का हमारा, हमारी क्या बिल्कुल मुख्तलिफ इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। यहाँ आपको इनकी नीयत का पता चलता है कि जब ऑपोजिशन में भी थे, ऑपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, जब ये हुकूमत में थे तब भी इनको ये चीज कबूल नहीं थी। आज ऑपोजिशन में है, आज भी इनको ये चीज कबूल नहीं है। तो इनको क्या कबूल है? इनको मजहब पे सियासत करनी है, इन्होंने शिर्क सिखाना है कि अवाम को कि शिर्क क्या होता है और क्या नहीं होता। या नहीं, देखें ये अवाम को क्या लेसन दे रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, किस चीज के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि इनकी तकसीम की सियासत जो है वो ठीक है, लेकिन जहां कौम के फायदे के लिए सबको इकट्ठे होना है वो इनको मंजूर नहीं है। जहां कौम के लॉन्ग टर्म मफाद के ऊपर आप सब इकट्ठे सर जोड़ के बैठ जाएं वो इनको कबूल नहीं है। इनको ये कबूल है कि मैं इंतशार जो अलहदगी पसंद है उनसे बात कर लूंगा, इनको ये कबूल है कि मैं दहशत गर्दों से बात कर लूंगा, लेकिन मैं अपने सियासी जो कॉलीग्स हैं, जो मेरे साथी हैं, उनसे मैं नहीं बात करूंगा। तो ये कौन सी सियासत कर रहे हैं? यानी कि मिसाके जमहूरियत या जो है मिसाके मईशत जो है, इन चीजों के ऊपर एक आपने मिनिमलिस्टिक एग्रीमेंट करनी है। आप अपना अलहदा मंशूर रख सकते हैं इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन कुछ जो फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए उन पे आप एग्रीमेंट कर सकते हैं और होनी चाहिए। देखें, पार्लिमानी जमहूरियत का मतलब क्या है? पार्लिमानी जमहूरियत का मतलब है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है। यहां कहते हैं हम बातचीत नहीं कर सकते, यहां कहते हैं पहले आप इलेक्शन कमीशन के हेड को बदलो फिर हम बैठेंगे, यहां कहते हैं पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस करो फिर हम बैठेंगे। आप क्यों इंतजार फैला रहे हैं? आप क्यों तकसीम कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये हमने इनको ऑफर की और ये जो है इनकी मॉरलिटी और इनकी एथिक्स ये है कि ये मुल्क के मफाद के लिए नहीं बैठना चाहते। ये एक्सपोज हो चुके हैं अवाम के सामने कि ये इंतशार करना चाहते हैं, ये मुल्क के मफाद के लिए नहीं बैठेंगे। ओके, अच्छा चीमा साहब, अब ये हमने तो इकोनॉमी पे भी डिस्कशन कर ली। मैं चाहूंगा वो मैंने इब्तिदाई में कहा था शहबाज गिल साहब के हवाले से, उनका मामला ज़ाहिर बात है कोर्ट में सब जुडिस है, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि खान साहब ने, इमरान खान साहब ने कल एक नशरी इंटरव्यू में कहा था कि उनको बड़ा बेईमाना अंदाज में उन पर तशद्दुद किया गया, उनको बरहना किया गया और उन पर तशद्दुद किया गया। कल वो इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन आप ही के जो वज़ीर दाखिला पंजाब हैं हाशिम डोगर साहब, उन्होंने तो कहा है कि उन पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने कहा वो उनके मिलकर आए हैं और वो बेहतर हालत में है। तो ये तजादात हैं कुछ स्टेटमेंट्स में। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके पास क्या अपडेट है? हम हाशिम डोगर साहब जो वज़ीर दाखिला पंजाब है उनके वर्जन को एक्सेप्ट करें या चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को, जिनकी मेरे ख्याल में मुलाकात तो नहीं हुई जब से वो जुडिशल रिमांड में है या इससे पहले पुलिस कस्टडी में थे, शहबाज गिल साहब? चीमा साहब, अच्छा देखें, राणा साहब ने बड़ा सीरियस एक इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा जी हम शिरक सिखा रहे हैं लोगों को, और साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि हम मजहबी सियासत कर रहे हैं। मजहब का कार्ड तो आपने इस्तेमाल किया कि हम शिरक सिखा रहे हैं, ये बड़ी ही अजीब सी बात है। मैं समझता हूं नहीं, इमरान खान ने शिरक पे लेक्चर दिया, वो शिरक ही नहीं था जिसपे लेक्चर दिया। एक मिनट आप चुप करें ना प्लीज, आपने बात कर ली प्लीज, बाद में बारी आ जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी ही अजीब बात है कि आप मतलब मजहब का ही दोबारा इल्जाम भी मजहब का लगाएं और साथ ही कहें कि मजहब सियासत नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी अजीब बात। दूसरी बात कि इन्होंने मिसाके मईशत के हवाले से या इकानमी के हवाले से बड़े अच्छे काम किए, लेकिन मरियम नवाज साहबा को और मियाँ साहब को कन्विंस नहीं कर सके कि आप मीटिंग में बैठे रहें। हम तेल की कीमत बढ़ाने लगे, लिहाजा आप उनको कन्विंस कर लेते, वो मीटिंग में बैठे रहते। वो मीटिंग छोड़ के चले गए, ना मरियम बीबी कन्विंस हुई, ना मियाँ नवाज शरीफ कन्विंस हुए, और ये सारे पाकिस्तान कन्विंस करना चाह रहे हैं, मुझे भी कन्विंस करना चाह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। दूसरी बात है कि शहबाज शरीफ साहब इंश्योरेंस बेच रहे हैं आपका नई इकानमी का, अपना मिसाके मईशत का। देखें, मैं शहबाज शरीफ साहब ऐसे वज़ीर आज़म है कि जिनके दौर में रिकॉर्ड 40% महंगाई, 40% महंगाई में मैं आपके साथ इत्तेफाक करके मैं हिस्सेदार बन जाऊं, मैं उसमें पार्टनर बन जाऊं। कोई आप तजवीज़ तो दे सकते हैं ना? अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट, तजवीज़ जब मांगेंगे देंगे, उसमें नहीं। मिसाल का मतलब यह है कि इनकी पिछले महीने जुलाई में 20% एक्सपोर्ट कम होगी। 20% एक्सपोर्ट विद इन 3 मंथ नीचे आ जाए, यार तो मजाक नहीं है, तबाही की तरफ जा रहे हैं आप।
आपकी 37 चीमा साहब, मैं मंथ टू मंथ बेसिस का मिसाक की नहीं बात कर रहा, मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रहा हूं। भाई इतने नालायक आदमी के साथ मैं मिसाक करके मैं बदनाम हो जाऊं, मैं इतनी महंगाई का हिस्सेदार बन जाऊं, मैं पार्टनर बन जाऊं। भाई इतने नालायक आदमी के साथ जो बैठेगा वो आप कह लें कि वो आप हों, वो राणा साहब हों, वो शर्मिला साहब हों जो आज जिस फोन कर रही हैं, वो जरदारी साहब हों, वो कोई हैंडलर हो, सारे बदनाम होंगे। ये नहीं बैठेंगे, आप शहबाज गिल की बात ठीक है, करें। चले, आपने कहा आप नहीं बैठना चाहते, ये आपका प्रेरोगेटिव है, सो आप दीद है। मरियम बीबी उठ के दौड़ गई, मियां साहब बड़े मियां सर वो तेल की कीमतों की मीटिंग की आप बात करें, मैं तो मिसाक की मैशत की बात करूं, मैं एक कुल की बात करूं, आप जुज की बात कर रहे हैं। मईशत एनर्जी पे डिपेंड करती है, एनर्जी की कीमत जो है इसने मईशत की कीमत मुतय्यन करनी है। ठीक है। मईशत की आपकी एनर्जी की कीमत ने मईशत की अगर आपको मौका मिला फ्री कर दीजिए, इतना बड़ा, पहले भी बड़ा काम करते अहम रहे। सवाल, इतना अहम जो बात है, उस बात पे मियां साहब उठ के चले गए और मुझे कह रहे हैं कि आए मेरे साथ बैठ के निसाह करें। चले ठीक है, आपका नुक्ता आ गया, अब शहबाज गिल पर आ जाएं सर। आ गया वो नुक्ता, आप लोग नहीं बैठना चाहते, अब शहबाज गिल साहब का स्टेटस बताएं कि उन पे तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ। डोगर साहब की बात को बाय करें या खान साहब की? देखिए, मैं कल शहबाज गिल को मिलने गया था शाम 7 बजे हम 6-7 एमएनए थे, साबिक वज़रा थे और बाकी भी सीनियर लोग थे। हमें वहां मिलने नहीं दिया गया, हमें वहां मिलने नहीं दिया। अडियाला जेल में नहीं मिलने दिया गया? जी नहीं मिलने दिया गया, मैं कल वहां पे था। और आज खबर चल रही है 6 सेनेटर्स आपके अभी मिलकर आए, लामिया भी आए पीटीआई का। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं कल हमें नहीं मिलने दिया गया, कल हमें नहीं मिलने दिया गया और आईजी साहब से बात करके परमिशन लेके गए। ठीक है, मैंने खुद बात की, अपने मिर्जा साहब बेग साहब से बात करके हो गए वहाँ पे। आप कह रहे हैं एडिशनल अपना एडिशनल होम सेक्रेटरी से बात करके गए, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। तो हम ताज्जुब की बात है, वो पंजाब में आते हैं, आपकी हुकूमत है वहां पे, आपके अपने वजीर दाखिला, और आपको मिलने नहीं दिया। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसी चीजें हैं। बार बार उन्होंने बड़े बड़ी बेबसी का इजहार किया आई साहब ने। उन्होंने कहा कि हमने कभी जिंदगी में सीखा जितना इस वक्त तक हम पे प्रेशर है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है इस वक्त लॉ लेसनेस है, इस वक्त जमहूरियत नहीं है। हुकूमत नहीं है क्या पंजाब में जो लॉ लेसनेस है? मैं देखें यहाँ पे आप कह लें कि जो आप कह लें मुलाजमीन हैं, जो स्टाफ है, उनको हैरस किया जा रहा है और हैरस करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ी ही बदकिस्मती का दौर है, ये बदतरीन दौर है, अंधेरा दौर है, गैर जमहूरी दौर है, डिक्टेटरशिप का दौर है। और डिक्टेटरशिप, सिविल डिक्टेटरशिप या पार्टनरशिप जो है, ये एक आप कह लें कि बदतरीन दौर के तौर पर याद अच्छा, तो चीमा साहब आप तो इतने बासर लीडर हैं पीटीआई के, और आप कह रहे हैं कि आपको मुलाकात का मौका नहीं मिला, तो मैं चाहूंगा कि मैं कह रहा हूँ हम 7-8 थे, मैं अकेला नहीं था। मैं था, मलिका साहबा थी, आप कह लें डोगर साहब थे, हमें डोगर थे वहाँ पे, उमर अयूब थे, क्या नाम है, अली नवाज अवान थे। अच्छा, दूसरी मेरी वाइफ थी, हम काफी सारे लोग थे, नहीं मिलने दिया गया। तो बेसिक जो बात है कि हम कैसे मान लेंगे उन पर तशद्दुद नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि आप डोगर साहब की स्टेटमेंट को आप वैल्यू नहीं करते, हाशिम डोगर साहब। दूसरी बात आपने जो पहले बात कर रहे थे, मुझे समय जो मैं समझाऊं, आपने कहा उनके जेल में तशद्दुद नहीं हुआ। जेल में तशद्दुद नहीं हुआ होगा, लेकिन जिस वक्त उन्हें पकड़ा गया उन पर शदीद तशद्दुद हुआ है। जिस वक्त उन्हें पकड़ा गया, जिस वक्त गायब रखा गया 9 घंटे 10 घंटे तक लोग हमारे तलाश करते रहे, वो मिले नहीं है, उन्हें अगवा किया गया जिस तरह, उस वक्त शदीद तशद्दुद हुआ है। उसी तशद्दुद को छुपाने के लिए आज कोशिश की जा रही है और लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा या एक्सेप्ट नहीं दी जा रही। और कोर्ट में आ चुके हैं उसके बाद सर, उसके बाद तो चीमा साहब मेडिकल भी आ गया था, मुलाकात हो चुकी है, फवाद चौधरी साहब से हुई है। बस करें चीमा साहब, अब तो जिसे कहते हैं उनकी तो पेशी के मौके पे भी मुलाकात हुई है फवाद चौधरी साहब से। सर मैं कह रहा हूँ कोर्ट में आज जो उन्होंने कहा वो ज्यादा अफसोसनाक था कि इमरान खान पूछा क्या जाता है, बाद में पता चल जाना है कुछ भी हुआ था। चीमा साहब इतना ना इसको, राणा साहब प्लीज, उन्होंने कहा कि आपसे इमरान खान करते क्या है और जनरल साहब को कब आपकी, ठीक है, ये उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात है। चले वो तो अब ज़ाहिर है कोर्ट के मामला थे, लेकिन आपने कहा आपको मिलने नहीं दिया गया। लेकिन मैं जो आज देख रहा था तो उसमें बाकायदा आपके 6 सेनेटर साहिबान जो हैं वो आज मिले हैं अडियाला जेल में। आज मिलोगे, हम कल नहीं। जी मैंने कहा। अच्छा शर्मिला साहब आप बताइएगा, आपने सुना और आज चले हमें भी मौका दे दें। चीमा साहब आ गई सर बात आपकी, आपके 2 अफसर फारिग हुए वहां पे, आज 2 अफसर वहां से फारिग हो गए। बात वो आप लोगों ने फारिग किए ना सर, पंजाब गवर्नमेंट ने किए ना, राजा बशारत साहब ने फारिग किए। क्यों ना करते? ठीक है, इतने गए गुजरे लोगों को, इतने क्या मैं गंदा लफ्ज़ में बोलना चाहता, क्यों ना फारिग करते? ठीक है, आप लोगों ने कर दिया। ठीक है शर्मिला साहब, आप इस हवाले से कहेंगे ये इशू जो है शहबाज गिल साहब का, आपने बयान सुना जमशेद इकबाल चीमा साहब पंजाब में जो हुकूमत है उसकी हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखते हैं, वो कह रहे हैं लॉलेसनेस है और उनको कुछ सिविलियन डिक्टेटरशिप या इस तरह की सूरत हाल है। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपको कुछ समझ आई? चौधरी परवेज इलाही साहब तो अभी
13 अगस्त के जलसा जो इन्होंने किया लाहौर में, उसमें तो पेश थे वजीर आला पंजाब हैं, सारे वजीर पीटीआई के, एक वजीर पीएमएलक्यू का नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से, स्टेट ऑफ अफेयर्स के हवाले से जो चीमा साहब ने इस वक्त गुफ्तगू की है? देखिए, हुकूमत तो पंजाब में पीटीआई की है, तो शिकायत किसके खिलाफ कर रहे हैं जी। और अगर जेल में शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया जा रहा तो जेल की इंतजामिया किसकी मात है और किसकी हुकूमत है पंजाब में? क्या इन अपनी हुकूमत के लोग उनसे तशद्दुद कर रहे हैं और उनकी ज्यादती कर रहे हैं और उनको मुलाकात का राइट नहीं दे रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड, ये कंप्लेन किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये पंजाब हुकूमत में अपोजिशन में नहीं है, दे आर इन गवर्नमेंट जी, उनकी हुकूमत है वहाँ पर। बिल्कुल। तो मैं तो टेलीविजन के ऊपर आज देख रही थी कि इनके ही जो जेल के वजीर हैं वो फरमा रहे थे कि हो ही नहीं सकता कि किसी पे तशद्दुद हो पंजाब की जेल के अंदर। वो कहने लगे कि 50,000 लोग वहाँ पर हैं, बिल्कुल। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक भी तशद्दुद नहीं हुआ। तो जब इनके ही वजीर खड़े होके ये बात, मैंने भी यही कहा जेल में नहीं हुआ, मैंने भी यही कहा जेल में नहीं हुआ, पहले हुआ। तो अब ये जेल में मतलब मिलने नहीं दे रहे, तो भाई जेल की इंतजामिया तो इनके मातहत है ना जी। होम डिपार्टमेंट किसके पास है और जेल खानाजात किसके पास है, आईजी प्रिजन किसका है? तो आपकी हुकूमत नहीं मिलने दे रही है, तो ये तो फिर आप उनसे सवाल करें, हमसे तो सवाल ना करें। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ कि जो भी चीज़ों आइन और कानून के तहत मुकदमा जो भी हो, जो भी इल्जाम हो, आप उसको चलाएं। हम यही कहते हैं कि लॉलेसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक, आइन ऑफ कानून के तहत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये शिकायत किसके खिलाफ कर रहे हैं? हुकूमत तो इनकी खुद की है। बिल्कुल। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। जी राणा साहब, कुछ आपको समझ में आई जो देखिए, मुझे बड़ी अच्छी समझ आई जी, और मैं वो बल्कि आपके प्लेटफॉर्म से आवाम को भी समझाता हूँ। जब शहबाज गिल साहब का एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने कहा मेरे पे कातिलाना हमला किया है। अच्छा, फिर साथ ही इमरान खान ने भी कहा कातिलाना हमला किया है। जिस बंदे के साथ एक्सीडेंट हुआ वो टीवी पे आ गया कि भैया एक्सीडेंट था, मुझे माफी दे दें, गलती हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं कातिलाना हमला हुआ, और इमरान खान ने फिर जलसे पे कहा कि कातिलाना हमला हुआ, ये जानते हुए कि उससे 12 घंटे या 24 घंटे पहले ये बयान मीडिया पे आ चुका था कि वो एक्सीडेंट था। देखिए, ये लोग अवाम की आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलने से नहीं कतराते, ये टोपी ड्रामा करते हैं, ये प्रोपोगेंडा करते हैं, और यही इनकी सियासत है। आज इनके अपनी जेल, इनके अपने पुलिस, और कहते हैं जी तशद्दुद हो गया। अवाम ने इनसे, असल में मसला ये है कि लोग इनसे सवाल नहीं पूछते। आज पूछना चाहिए इमरान खान से कि आप तो कातिलाना हमला कह रहे थे, वो एक्सीडेंट हो गया। सवाल नहीं करते। ये इनका टोपी ड्रामा चलता है 24 घंटे 48 घंटे, फिर ये स्टोरी चेंज कर लेते हैं, नया टोपी ड्रामा शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं तो समझता हूं कि हमारी ये सियासत ही नहीं है कि हम 15 किलो हीरोइन डालें किसी पे और फिर कहें जान अल्लाह को देनी है, 200 प्रोग्राम करें। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हम नहीं करते। 2-2 साल लोगों को जेल में डाल के रेफरेंस तक नहीं दायर करते, केस तक नहीं बनाते। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हम नहीं करते, ना हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते, ना हम तैयबा गुल को यरगमाल बनाते हैं पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर और फिर उससे ब्लैकमेल करते हैं चेयरमैन नैब को और पूरी पॉलिटिकल क़यादत को जेलों के अंदर डाल देते हैं। ये गंद हम नहीं करते। ये जो इन्होंने इनका जो शहबाज गिल साहब का केस है, ये आप देख लीजिएगा। ये जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी क्लियर आएगी, हमारी तरफ से ओपन है, जो मर्जी रिपोर्ट करानी है कराएं, जहां मर्जी इसको चेक कराना है करा लें। ये प्रोपोगेंडा के अलावा, झूठ फैलाने के अलावा ये और कुछ नहीं करते। ये भी टोपी ड्रामा है। और इमरान खान साहब झूठे साबित होंगे जिस तरह वो 200 दफा, बल्कि मैं कहता हूं 1000 दफा झूठे साबित हुए। लेकिन हमारे रिवाज नहीं है कि हम कैलकुलेट करें कि कौन बंदा कितनी दफा झूठ बोलता है और फिर उससे सवाल करने का। आजकल तो इमरान खान साहब किसी प्रेस के सामने भी नहीं आते कि कोई उनसे सवाल पूछ ले। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अकेला, ना कोई सवाल होता है ना जवाब होता है। अपना वो इंटरव्यू भी फिर वो इंटरव्यूज देते हैं। अच्छा, मैं एक और चीमा साहब, एक और भी बात आई थी सोशल मीडिया, ये जो इंतहाई अनफॉर्चुनेट लेस्बेला हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, उस पर भी सोशल मीडिया में बड़ा जहर उगला गया। आपसे मैं जानना चाहूँगा, उसमें ज़ाहिर बात है उंगलियां आपकी जमात की तरफ भी आईं और कुछ नशरी इंटरव्यूज़ भी आए जिसमें जो नौजवान थे सोशल मीडिया वाले, उन्होंने माजरत भी की, उनके वालिद भी, उनका गलती हुई और हम मिसलेड हो गए, हमें ऐसा मटेरियल मिला। आज वो तहकीकात में मालूम हुआ है कि उसमें भारतीय अकाउंट्स भी यूज़ हुए थे। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा सोशल मीडिया को कैसे रेगुलेट किया जाए, और सर कम से कम कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो कि रेड लाइंस होनी चाहिए जिस पर हम, आपका इख्तलाफ सियासी अगर है तो सियासत के मैदान में, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, राना एहसान साहब हैं, आप हैं, शर्मिला फारूकी साहब हैं, एक दूसरे पे अगर बात कर रहे हैं तो एक दूसरे को सवाल जवाब भी कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि इस चीज़ से, इस रविश से हमें पीछे हटना चाहिए, कम से कम तनाव या पोलराइजेशन में इतनी आगे नहीं चला जाना चाहिए? चीमा साहब।
देखिए इसमें यू कैन से कि जो मैं समझता हूँ पहली बात ये कि पहली बार ये जो है ना यू कैन से कि गद्दारी और यू कैन से कि एक ओनरशिप या कस्टोडियनशिप ले लेना किसी काम, अच्छे काम की, मुकद्दस काम की किसी एक तबके का हक नहीं है। ये जो शुहदा हैं कौम के बेटे हैं, जो आर्मी में लोग हैं, जो पुलिस में लोग हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो बिजली ठीक करते हैं, जो लोग अपने काम पे शहीद होते हैं, ये कौम के बेटे हैं। इनकी किसी एक तबके को इनकी ओनरशिप जो है, ये मैं समझता हूँ बजाते खुद एक धांधली है। ये बजाते खुद एक गलत काम है, ये हरकत ही गलत है कि आपके पास लॉजिक ना हो तो आप किसी एक तबके की, जैसे मुझसे रिसालत की बात लोगों ने ओनरशिप ले लिया कि वो जो हमारी हटके करेगा, ये सर हम इसके कस्टोडियन हैं। इस मुल्क इस दुनिया में जो आपका 1.5 अरब मुसलमान है, 1.5 अरब मुसलमान कस्टोडियन है। इसी तरह हमारे मुल्क के जो शोहदा हैं, इनके 22.5 करोड़ लोग जो कस्टोडियन है, वो उनके बात। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आप कहते हैं कि मैं जिसमें उस दिन हुए हैं ट्वीट हुए हैं, उन ट्वीट का मैं देख रहा था कि इसमें जब से हादसा हुआ है 82% ट्वीट ऐसे थे जो पॉजिटिव हुए, जिन्होंने शोहदा को खराज तहसीन पेश किया, पॉजिटिव बात की। 18% लोग ऐसे थे जिनके ट्वीट जो हैं वो दरमियान वाले कह लें या किसी कह लें कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कुछ नेगेटिव थे। अब उन 18% ट्वीट जो आप कह लें कि जो 82% ट्वीट पॉजिटिव थे, उनमें अगर देखें 90% से ज्यादा लोगों के पीटीआई वालों के पॉजिटिव ट्वीट थे जो शोहदा के हक में थे। अब उस बात का एनालिसिस जो मैं फिक्रे बोल रहा हूँ ना, मैं फिक्रे बोल रहा हूँ, आप सारे ट्वीट का दोबारा एनालिसिस कर लें, उसमें पब्लिक में रख दें, उसका हम ऑडिट कर लेते हैं। ये जो है टीवी पे बैठ के या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी का ओनरशिप ले लेना शोहदा की और किसी पे इल्जाम लगा देना, मैं इस बात को कंडेम करता हूँ। मैं इस बात को समझता हूँ कि आप कुछ साजिश कर रहे हैं, आप कोई कंडेम कर रहे हैं। जी मैं कोई कंडेम कर रहा हूँ, जो भी है, चाहे उसका ताल्लुक आपकी जमात से क्यों ना, जो सोशल मीडिया हैंडलर है, जो घटिया आदमी ये काम करता है मैं उसको कंडेम करता हूँ। ठीक, अच्छी बात है। वो कह रहे हैं जो आदमी ये काम करता है उसको कंडेम करते हैं। ठीक, और वो हम नहीं है, हम शोहदा के ये गलत है। हम शोहदा के वारिस हैं, हम शोहदा के वारिस हैं। हमसे शोहदा को ना छीने कोई। बिल्कुल, ये ओनरशिप है जी, कौम के बेटे। आपने जो बात की है, जरा शर्मिला साहब का भी इस पे नुक्ता नजर ले लेता हूँ। नामूस से रिसालत को ना छीने, हमसे कोई हुब्बुल वतनी ना छीने, हमसे कोई शोहदा की विरासत ना छीने। शर्मिला साहब, ठीक है सर, आपका नुक्ता आ गया। आपने कहा कि अगर कोई इस तरह करता है, वो चाहे आपकी जमात से भी क्यों ना, उसको आप कंडेम करते हैं। शर्मिला साहब के पास मैं जाऊंगा। शर्मिला साहब, आप क्या कहेंगी? मेरी एक इंच जमीन पाकिस्तान से बाहर नहीं है, मेरी सारी जायदाद इधर है, मेरी कब्रें यहाँ पे हैं। अच्छी बात है सर। मैं हूँ मुहब्बे वतन। कौन है ये? कौन है मुहब्बे वतन होने वाले? जिनके जायदादें बाहर हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनकी दौलत बाहर है, जिनके तल्लुकात बाहर हैं। मैं हूँ मुहब्बे वतन, कोई से कोई ना छीने ये। ठीक है, आपने कहा जाहिर बात है सारे मुहब्बे वतन है, जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी वो मुहब्बे वतन है। शर्मिला फारूकी साहब, मैम आप क्या कहेंगी इस हवाले से? जो सोशल मीडिया पे मैम अब इस तरह की जो मुहिमात चलाई जाती हैं, इसकी बेखनी कैसे की जा सकती है? आपका वे फॉरवर्ड इस हवाले से बताएगा शर्मिला साहबा। देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि सोशल मीडिया एक इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एक अच्छे पैगाम देने के लिए या लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और मुख्तलिफ पॉजिटिव रीजंस के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बहुत सी नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें अगर आप रेगुलेट करने जाएं तो फिर यही होता है कि जी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट, तो ये सारी चीजें इन्फ्रिंज होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक लकीर खींचनी पड़ेगी होना चाहिए जी। एब्सोल्युटली, बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, बिल्कुल, एंड यूज एंड मिसयूज, और ये हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। अभी आपके मोहतरम गेस्ट बात कर रहे थे कि जी मेरी सारी चीजें पाकिस्तान में है, ये है वो है, फलां जीना मरना, बिल्कुल सही बात है। आपकी कोई जायज प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर होना कोई गुनाह नहीं है। ठीक कह रही है। देखिए, ये जो एक अनफॉर्चुनेट रिटोरिक है ना कि जी मेरा अगर कोई प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर है या अगर मेरा कोई अकाउंट मुल्क से बाहर है तो जी मैं मुहिब्बे वतन नहीं रहा। दैट इज रॉन्ग। अगर आपका पैसा जायज है, आप अगेन तो मैं थोड़ा और डिफाइन कर देती हूँ, आपकी मनी ट्रेल है, आपका जायज पैसा है, कोई हर्ज नहीं है अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर है या अगर आपका कोई बच्चा मुल्क से बाहर पढ़ रहा है। देखिए, फॉर ग्रीनर पैस्चर्स आप डेफिनेटली करते हैं बच्चों को। अगर हमारे मुल्क में देखिए, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमारे मुल्क में वो तालीम का मयार नहीं है जो दीगर बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक में है।
हर शख्स चाहता है कि उसका बच्चा बेहतर से बेहतर पढ़े। अगर किसी के पास जायज़ वसाइल हैं और उसका बच्चा बाहर पढ़ता है तो वो एक गुनाह नहीं कर रहा है, वो ठीक, वो कोई गुनाह नहीं है। फिर बात या अगर जी 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 बात मुकम्मल कीजिए। ये रेटोरिक से हमें अब निकल जाना चाहिए। मुहिब्बे वतन होने के लिए और बहुत सारी चीजें जो आपको शायद करनी चाहिए और आपके अंदर होनी चाहिए, माँ सिवाय इसके कि जी मेरा बच्चा बाहर ना पड़े या मेरे पास कोई प्रॉपर्टी बाहर ना हो, ना ये ना हो। ठीक है, जीना मरना आपका यहाँ है। बहुत से लोग होते हैं फॉर वेरियस रीजन लेते हैं बाहर के पासपोर्ट, बहुत से लोग नहीं लेते। बात यह है कि आपने अपने मुल्क के लिए सर्विस क्या की, क्या आप अपने टैक्सेस सही तरीके से दे रहे हैं। ठीक, और मैं सैलरी क्लास की बात नहीं कर रही, हमारे तो एट सोर्स टैक्स डिडक्ट होके आता है, लेकिन इतने सारे मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग जो कैश में फीस ले रहे होते हैं, क्या वो अपना टैक्स दे रहे होते हैं? यस तो दैट्स जब ये भी बात बहुत अहम होती है नुक्ता तो है। बिल्कुल, खड़े हो कंसीलमेंट ऑफ टैक्स जो है वो भी क्राइम है, आपने ठीक कहा, टैक्स एविजन भी क्राइम है। दैट इज डिससर्विस टू योर नेशन। बिल्कुल ठीक कह रही हैं राणा साहब। इसमें देखें बहुत सारे तबकात के लोग आ जाएंगे, इसमें वकला आ जाएंगे, इसमें बिजनेसमैन आ जाएंगे, इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स आ जाएंगे। एंड आई डोंट वांट टू नेम दिस, ये एक अलग डिबेट चल बिल्कुल पड़ी। ठीक कह रही हैं। लेकिन मैं भी योर पॉइंट टेकन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस हवाले से कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है ब्रॉड पैरामीटर से। सर आप क्या कहेंगे, जो सोशल मीडिया है, आपने चीमा साहब ने भी कहा, उन्होंने तो कहा कि वो कंडेम करते हैं अगर कोई इस तरह की बात होती है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं होती किसी की भी, कोई ये ओनरशिप पूरी कौम की होती है। बिल्कुल, देखें मैं समझता हूँ कि यहाँ जो डिबेट है ना वो बड़ी अजीब सी हो गई है। डिबेट ये है कि जानवर भी न्यूट्रल नहीं होते। डिबेट ये है कि चौकीदार को मेरी साइड लेनी चाहिए, वहाँ से शुरू होती है। और फिर जिस तरह एक सही कह रहे हैं, एक बैकग्राउंड है, देखिए बैकग्राउंड है ये मदीना के अंदर जो वहाँ बदतमीजी की गई उस पाक नबी ज़मीन के सल्लल्लाहु ऊपर, अलैहि वसल्लम। आपको पता है उन लोगों को 10-10 साल सजाएं हो गई हैं उनको। यानी कोई उनको जो इनको शय देने वाला था आज उनके पीछे नहीं कोई खड़ा। तो यही कुछ सोशल मीडिया में हो रहा है कि आप और ये जो फंडिंग आ रही है, जो इतनी ज़्यादा फंडिंग आ रही है, पता नहीं कहाँ लग रही है, सोशल मीडिया में लग रही है, कहाँ लग रही है। ये सारा एक माहौल जो बनाया जाता है लोगों की पगड़ियाँ उछालने का, लोगों की इज्जतें के ऊपर अटैक करने का, ये आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। देखिए हमें लाइन ड्रॉ करनी है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है और कौन सी लाइन जो है वो आप ब्लैक पे चले जाते हैं। तो ये देखें, और ये जो हुआ है लसपेला के अंदर, इसके अंदर लोगों ने फिर आके माफियां भी मांगी हैं। उन्होंने बताया भी है कि ये चीजें जो हैं वो कहाँ से हमने मटेरियल मिला और क्या किया, इस पर तहकीक होनी चाहिए और अगर जो भी लोग इसमें, और उनको करार वाकई सजा मिले, बिल्कुल होना चाहिए। और इस चीज को देखें, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में हमें जरूरत है कि कोई भी आके टीवी पे किसी की भी पगड़ी उछाल दे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। इस चीज को ब्रेक लगनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वक्त मेरा खत्म हुआ जाता है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपका, शर्मिला फारूकी साहिबा, राना एहसान अफजल साहब, थैंक यू वेरी मच। तीनों मौजूद में बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमने मुख्तलिफ नुकात पर गुफ्तगू की, लेकिन वो अहम नुकात जो थे वो पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों में बिलवास्ता तौर पर और बिला वास्ता तौर पर बहुत असरात मुरतब करते हैं। आपने गुफ्तगू सुनी, इसके नताइज आप ज़रूर अखज़ कीजिएगा। फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।